दुनिया भर में इस वक्त बड़ी हलचल है और बड़ी अहम खबरें दुनिया से ये हासिल हो रही हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और अमेरिका के दरमियान जो कुछ चल रहा है उस पर। आपने एक खबर भारतीय मीडिया में देखी होगी H-1B वीज़ा को लेकर के। उस खबर पर कई बड़े पत्रकारों के वीडियोस मैंने भी देखे, लेकिन उसमें जानकारी गलत दी गई है। अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई भी अमेरिका जाना चाहेगा नौकरी के लिए तो हर व्यक्ति को इस वक्त फीस के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस देनी होगी, तब वो अमेरिका में जॉब के लिए जा सकेगा, या जो वहाँ जॉब कर रहे हैं तो उनको ये 1 लाख डॉलर अदा करने होंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका में एक ग्रुप है कंपनीज का, ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें 500 के करीब कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां भारतीय लोगों को जॉब देती हैं और हर कंपनी अब तक एक तयशुदा रकम थी जो अमेरिकी सरकार को अदा करती थी। ये बहुत कम थी, 1000 से 2000 डॉलर थी, लेकिन अब वो बढ़ा करके 1 लाख डॉलर कर दी गई है। यानी ये फीस इंडिविजुअल को नहीं देनी है बल्कि कंपनी को देनी है। अब मान के चलिए किसी कंपनी में सिर्फ एक भारतीय नौकरी कर रहा है तो वो कंपनी 1 लाख डॉलर अदा नहीं कर पाएगी। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होगी। 2 लोग अगर सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अमेरिका की किसी कंपनी में, तो उस कंपनी को भी 1 लाख डॉलर की फीस अदा करनी होगी, जो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा या वो अदा करना नहीं चाहेगी। दोनों भारतीयों को नौकरी से निकाल सकती हैं। अब ट्रंप ने ऐसा आदेश क्यों पारित किया है ये आपको बता दें। वो इसलिए कि ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर भारत की सरकार पर डालना चाहते हैं ताकि भारत के साथ जो ट्रेड डील होना है, जिसकी बातचीत मुस्तकिल जारी है, वो अमेरिका की शर्तों के मुताबिक जैसा अमेरिका चाहता है हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत में अमेरिकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके प्रोडक्ट्स के लिए पूरा बाज़ार खोल दिया जाए, जिसके बाद भारत के किसानों की तबाही शुरू हो जाएगी। वो कॉटन के किसान हो या शुगर केन के या व्हीट और राइस के, क्योंकि अमेरिका से जो सामान आएगा वो सस्ता आएगा। ड्राई फ्रूट्स भी सस्ते आएंगे। अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं जो वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया के मुल्कों में। तो अमेरिका की कोशिश है भारत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाने की। अब ये तमाम जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो भारत की सरकार की ख़राब विदेश नीति, जिस पर बार बार तमाम लोग बात कर रहे हैं, उसकी वजह से। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चपरासी बोलते हैं, उस शख्स की वजह से और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को ही दुनिया में जो पेश किया गया वो मोदी भारत मोदी के तौर पर पेश किया गया। भारत की कोई फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं हुई, एक इंडिविजुअल की इमेज चमकाने का काम किया गया। अब उससे बहुत बड़ी मुश्किल पैदा ये हुई कि अमेरिका ने भारत को H-1B वीज़ा में फीस बढ़ा दी, साथ ही भारत को दुनिया के उन मुल्कों में शामिल कर लिया जो अमेरिका में ड्रग्स का तस्करी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नशीली दवाइयों का व्यापार कर रहे हैं। इसमें चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान और दूसरे मुल्क
वेनेजुएला वगैरह, मैक्सिको, ये शामिल हैं। तो भारत की गिनती भी अब इनके साथ हो गई है। अब एक मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ, जो अभी आपको भारत के मीडिया में ये अगले 10-15 दिन तक शायद नहीं मिलेगी। वो खबर ये है कि ट्रंप के प्रेशर में यूरोपियन यूनियन भारत की 3 कंपनियों पर, जो पब्लिक सेक्टर की हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती हैं, अभी ये जानकारी नहीं है हमको, मगर 3 कंपनियों पर, बड़ी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है यूरोपियन यूनियन, और यह ट्रंप के दबाव में होने जा रहा है। जिसके बाद इसमें अंबानी की कंपनी भी हो सकती हैं और अडानी की भी हो सकती हैं, जिसके बाद इन कंपनियों को कारोबार करने में पूरी तरह पाबंद कर दिया जाएगा। वहीं चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर भारत ने बहुत पैसा खर्च किया उसमें। इस पोर्ट पर कारोबार करने के लिए अमेरिका ने भारत को छूट दे रखी थी, वो छूट ख़त्म कर दी है। अब भारत वहाँ से कारोबार नहीं कर सकता है। उसकी भी एक अहम वजह है, आपने सुना होगा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स बार बार पकड़े जा रहे थे, जो पोर्ट अडानी के पास है। और ये एक नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े जो देश हैं सारे सब तरह के काम करते हैं वो, क्योंकि उनके पास तरीके भी होते हैं बचने के, बच करके निकलने के। तो ऐसी जानकारियां हैं कि भारत से भी ड्रग्स का कारोबार हो रहा था, और ये ड्रग्स अफ्रीका और यूरोप के दूसरे मुल्कों में पहुंचते थे, वहाँ से फिर अमेरिका वगैरह में पहुंच जाते थे। इसमें सिर्फ ड्रग्स ही शामिल नहीं है, जो पीने के ड्रग्स हैं, हीरोइन, मॉर्फिन वगैरह, उसमें खाने के कैप्सूल भी हैं, जो सिरप हैं वो भी हैं, और इंजेक्शन भी हैं। इलीगल तरीके से ये दवाइयाँ भेजी जाती थी। पंजशीर जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, जहाँ अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद शाह मसूद अभी थोड़ा पावर में है, वो बरकरार, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है पंजशीर पर। उस स्टेट से और सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्कों से ये ड्रग्स का कारोबार वाया चाबहार पोर्ट किया जा रहा था। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस वगैरह को जानकारियाँ थी, तो उन्होंने भारत को वहाँ प्रतिबंध कर दिया है। भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील नहीं हुई, लेकिन ये होगी, क्योंकि भारत की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। 51% जो टैरिफ लगाया गया है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा है। वहीं ट्रंप और शी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की साउथ कोरिया में अगले महीने अक्टूबर में मुलाकात होने वाली है, जहां ट्रंप ऐलान करेंगे चाइना के साथ ट्रेड डील को, क्योंकि जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे चाइना के ऊपर, वो 3 महीने के लिए पॉज कर दिया था उसको। एक दवा है फेंटालिन, तो भारत भी सप्लाई देता है अमेरिका में और चाइना भी। और वो फेंटालिन की वजह से ही भारत को ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अमेरिका के ऊपर भी जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं 20% ज़्यादा, वो इसी दवा की वजह से। रॉ मटेरियल यहाँ से सप्लाई होता है अमेरिका, और वहाँ की कंपनियाँ ड्रग्स तैयार करती हैं, जिसको इस्तेमाल करने पर वहाँ लोग नशे के आदी हो जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि चाइना इस पर पाबंदी लगाए या रोक लगाए, या कुछ ऐसा करे जो कुछ होता हुआ नज़र आए। तो बहुत मुमकिन है कि चाइना की तरफ से
इस ड्रग्स के ऊपर कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो फिर जो टैरिफ है वो 10 और 15% के बीच में चाइना के ऊपर लगाया जाएगा। ये हम आपको आगे होने वाली कुछ जो खबरें हैं वो बता रहे हैं अभी, और इसमें तकरीबन 1 महीने का वक्त लगेगा जो चाइना की डील होगी उसमें। भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं होता दिख रहा है, अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि भारत के को लेकर के मिडिल ईस्ट में जो इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया और सऊदी अरब ने पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ, तो हमारे यहाँ मीडिया उस पर खबरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सऊदी अरब से भारत को ख़तरा है। हमने उस पर पूरी डिटेल बात की थी कल के वीडियो में, आप देख सकते हैं, तब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरब के मुल्कों में भारत को लेकर के कोई एतमाद नहीं है, बिलखुसूस कतर में। कतर के अंदर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इसराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, जो बाद में फिर हुए शाहरुख खान के मीडिएशन पर। यह बात भी शाहरुख खान ने उनको वहाँ से उनकी सज़ा ख़त्म कराई। यह बात भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में कही, उसी के आधार पर हम ये बता रहे हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच हुआ, भारत ने उसमें फतेह हासिल की। भारत के कई सारे शहरों में जुलूस आतिशबाजी की जा रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं और पहलगाम आतंकवादी हमला भूल गए। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर फरहान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जो वो अपने बैट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। यानी उन्होंने अपने बैट को गन की तरह, और वो बिल्कुल फायर जैसे करते हैं उस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पाकिस्तान के ओपनर हैं साहबजादा फरहान, उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी की थी, जिसके बाद फिर ये तस्वीर उनकी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। वहीं एक और ख़बर आपको बता दें, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा और कई सारे मुल्क तैयारी कर रहे हैं फ़लस्तीन को मान्यता देने की। इस पर आग बबूला है नेतन्याहू, और उसने रद्द कर दिया है यूरोप के मुल्कों की तरफ से, वेस्ट की तरफ से जो फ़लस्तीन को मान्यता दी जा रही है 2 नेशन थ्योरी के तहत। अभी संयुक्त राष्ट्र सभा की मीटिंग होनी है, कुछ मुल्क उसमें ऐलान करेंगे फ़लस्तीन के फेवर में, तो इसराइल की तरफ से इस पर रद्दअमल नेतन्याहू का बयान है। वहीं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसी मंडे ट्यूसडे से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सेशन शुरू होने जा रहा है, उसमें बहस लेने के लिए जा रहे हैं। और BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ महासभा सत्र के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं सऊदी अरब ने यमन के लिए तकरीबन $368 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है यमन को। और अब भारत का मीडिया में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यमन के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है पाकिस्तान। यमन की सीमा पर एहतियातन वो
डिप्लॉय रहेगा पाकिस्तान का, जो भी सैनिक वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब यमन के ऊपर हमला करता है, हूतीज़ के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हूतीज़ हमला करते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा सऊदी अरब को, ये हम आपको बता दें। वहीं कतर की तरफ से एक बयान है कि 4 वीटो पावर जिनके पास हैं वो मुल्क, जिसमें फ्रांस, यूके, रशिया और चाइना, वो यूएन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कतर को डिफेंड करेंगे और इसराइल ने जो बमबारी की है उस पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को मान्यता देने के लिए ऐलान कर दिया है और ये ऐलान वो मंडे को यूएन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में करेंगे। वहीं तालिबान ने अमेरिका के उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि बेगराम जो एयरबेस है ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, अमेरिका के ही पास था। 14 अगस्त 2019 को जब फॉल ऑफ काबुल हुआ और अमेरिकी सेना वहाँ से भागी, उसके बाद से फिर ये तालिबान के पास है, तालिबान की हुकूमत के पास है। अब ट्रंप ने कहा कि ये हमें आप दे दें, इसको हम रीइस्टेब्लिश कर लेंगे। तो उस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बहुत ही सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की तो हम बम्बार्डमेंट करेंगे। वहीं एक और जानकारी आपको देने, सऊदी अरब ने कहा है कि फ़लस्तीन का इशू हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। हर इंटरनेशनल फोरम पर हम फ़लस्तीन को डिफेंड करेंगे। वहीं पाकिस्तान के पायलट सऊदी अरब के सैनिकों को ट्रेन करेंगे, F-35 चलाना सिखाएंगे, MQ-9 रीपर चलाना सिखाएंगे, राफेल और यूरो फाइटर टाइफून जैसे जो बहुत ही विकसित फाइटर प्लेन है उनको चलाना सिखाएंगे। वहीं इसराइल के मीडिया ने खबर दी है कि इजिप्ट अंडरग्राउंड कुछ चीज़ें बना रहा है सिनाई के रेगिस्तान में, और उसको लेकर के इसराइल बहुत बेचैन है। और इसराइल ने अमेरिका से इस पर बात कहा है कि वो दखल दे और इजिप्ट को ऐसा करने से रोके। यूएई ने भारत के साथ 10 बिलियन नॉन ऑयल जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये कतर पर हुए हमले के बाद यूएई ने भारत के साथ डील हुई है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनके बहुत करीबी या मजबूत पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील होने के बाद, डिफेंस पैक्ट होने के बाद सऊदी अरब का, तो भारत के लिए ख़तरा है। भारत के लिए नहीं है कोई ख़तरा। हाँ, पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको अब वहाँ से सऊदी अरब से बहुत अच्छी मदद हासिल होगी, पैसे से, कैपिटल से, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है पैसे में। वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश को संबोधित किया, देश की जनता के नाम अपना संबोधन किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये आज जीएसटी को लेकर के, नई दरों को लेकर के जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में मेड इन इंडिया का नारा दिया, लेकिन मेड इंडिया कहाँ से होगा जब सब कुछ चाइना से बन करके भारत में आएगा और अमेरिका भारत के बाज़ार को भर के रख देगा। नवरात्रि के पहले दिन से देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी
रिफॉर्म लागू हो जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। अब आप किसी पे भी उत्सव मना लें। आपने थालियां बजवाई थी, तालियां बजवाई थी, गो कोरोना गो। कैसे कैसे दिग्गज देश के वो महानायक, क्रिकेट के भगवान थाली बजा रहे थे रात में। बड़ी बेशर्मी की बात है। अंधों में काना राजा। देखें, मैं अपने बातों में या अपने वीडियोज़ में कह चुका हूँ, एक पॉलिटिशियन में और एक क्रिमिनल में बहुत फ़र्क होता है। जबकि पॉलिटिक्स क्राइम का ही दूसरा रूप है, लेकिन पॉलिटिशियन की और क्रिमिनल की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। 2014 में देश की जनता ने आरएसएस के प्रोपेगेंडा में उलझ करके इस प्रोपेगेंडा को अन्ना हजारे और टीम केजरीवाल के साथ मिलकर के किया गया था, और देश की कुछ संस्थाएं भी शामिल थी उसमें। सीएजी, कैसे कैसी बातें की गई थी। कोल घोटाला और तमाम घोटाले सामने आ रहे थे उन दिनों। बाद में कभी नहीं बताया किसी ने भी, किसी एजेंसी ने, किसी न्यूज़ चैनल ने, उन घोटालों के बाद में हुआ क्या। भाई ये मालूम हुआ किसी पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ और वो सब फर्जी मामले थे, लेकिन मीडिया ने ये चीज़ें नहीं बताई। उस वक्त इसको लेकर के पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था देश भर में, और ये सब कुछ आरएसएस का रचा हुआ एक खेल था। और फिर जनता ने देश की सत्ता को नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में दे दिया, जिसका नुकसान बहुत लंबे वक्त तक देश को होगा। शुक्रिया आप सभी का।